नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज ईरान ने अपने अंडरग्राउंड एयरबेस का वीडियो जारी कर इजरायल और अमेरिका दोनों को अपनी ताकत दिखाई। जासूसी कांड से गुस्साए बाइडेन ने चीन को आखिरी वार्निंग दे दी। महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान में पेट्रोल 400 के पार चला गया और अदानी मामले में जेपीसी की मांग पर विपक्ष दो फाड़ नजर आया। इस बीच ईरान के अंडरग्राउंड एयरबेस का पहला वीडियो सामने आया। ऐसा वीडियो जिससे यह साफ हो गया कि ईरान और इजरायल के बीच जंग अब तय है। ईरान का दावा है कि वो एक नहीं बल्कि कई अंडरग्राउंड एयरबेस तैयार कर चुका है, जिनमें एक है ईगल 44। ईरान के किसी एयरबेस का कोई वीडियो पहली बार टीवी पर पहुंचा। यह ऐसा वीडियो है जो इजरायल की नींद उड़ा सकता है। एक ऐसा एयरबेस जो पाताल में ईरान की वायुसेना का खुफिया ठिकाना है। मतलब आकाश में गर्जना करने वाले ईरान के फाइटर जेट जमीन के नीचे इसी एयरबेस में छिपे हैं। यह धरती के नीचे एक ऐसा बिल है जिसे न तो अमेरिका खोज पाया और न ही इजरायल। ईरान की फौज पिछले कुछ महीनों में इजरायल और अमेरिका को कई बार धमकी दे चुकी है, लेकिन ईरान की ताकत कभी दुनिया के सामने नहीं आई थी। ईरान का दावा यह है कि ईगल 44 अकेला नहीं है, बल्कि ईगल 44 तो उसकी ताकत का केवल एक नमूना है और उसके जैसे कई अंडरग्राउंड एयरबेस स्टेशन तैयार किए जा चुके हैं। ईरान के आर्मी चीफ का दावा यह है कि इजरायल ने अगर ईरान की तरफ आंख भी उठाई तो उसे करारा जवाब मिलेगा। और धमकी के साथ ही ईरान ने यह वीडियो भी जारी किया। वीडियो के शुरुआत में ऐसा लगा जैसे कोई अंडरग्राउंड टनल दिखाई जा रही, लेकिन फिर एक बड़ा सा गेट खुला और ईरान की वायुसेना की ताकत दिखने लगी। एक एक कर खतरनाक फाइटर जेट दिखाई देने लगे। फाइटर जेट उड़ाने वाले पायलटों की टीम मार्च करती हुई दिखी। ईरान का दावा है कि उसके पास लंबी दूरी तक मार करने वाली कई मिसाइलें मौजूद हैं। पिछले साल उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का भी दावा किया था। यह भी कहा था कि पूरा इजरायल उसकी मिसाइल की जद में है। और अब उसने दावा यह किया कि मिसाइल ले जाने वाले फाइटर जेट भी ईगल 44 में तैनात किए गए हैं। इसीलिए ईगल 44 का यह वीडियो इजरायल की टेंशन बढ़ाने वाला है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, जबकि इजरायल मानता है कि अगर ईरान के हाथ में परमाणु बम आ गया तो सबसे बड़ा खतरा इजरायल पर ही होगा। ऊपर से इजरायल में सरकार बदलने के बाद से ही माहौल तनावपूर्ण है। बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले कार्यकाल में भी ईरान के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई थी। इस बार भी उनके तेवर बदले नहीं है। एक हफ्ते पहले ही ईरान में आसमानी हमला हुआ था। यह हमला एक हथियार फैक्ट्री पर होने की खबर आई थी। कुछ एजेंसियों ने दावा किया कि जिस फैक्ट्री पर हमला हुआ उसमें शाहिद 136 ड्रोन बनाए जा रहे थे। हालांकि इजरायल ने हमले पर कुछ नहीं कहा, लेकिन ईरान का मानना है कि हमला इजरायल की तरफ से किया गया था। इसीलिए ईरान को खतरे का अंदेशा हुआ और उसने इजरायल को सीधी धमकी दे दी। ईरान ने साफ कहा कि इजरायल आग से खेलने की कोशिश न करे, क्योंकि शाहिद 136 ड्रोन की वजह से ईरान को नाम और दाम दोनों मिले हैं। रूस की फौज के हाथों में शाहिद 136 ड्रोन पहुंचने के बाद ईरान के बारे में दुनिया की राह ही बदल गई। अमेरिका और इजरायल ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ईरान की तकनीक का दम देखकर हैरान रह गई। और इसीलिए अब इजरायल और अमेरिका को ईरान पहले से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा लग रहा है। इसीलिए शाहिद 136 ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री पर हुई एयर स्ट्राइक से ईरान बुरी तरह तिलमिला उठा। ऊपर से इजरायल को खतरा यह है कि अगर परमाणु बम ईरान के हाथों लग गया तो वो इस बम का इस्तेमाल करने में बिल्कुल नहीं हिचकेगा। खुद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में भी ईरान को बड़ा खतरा माना गया है। पश्चिमी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ईरान अपने पहले परमाणु बम से महज कुछ हफ्तों की दूरी पर है। अगर उसे परमाणु बम बनाने में कामयाबी मिल गई तो बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है, जिसकी तैयारी ईरान तो सालों से कर रहा है। ईगल 44 उसकी ऐसी ही तैयारियों का सिर्फ एक नमूना है। पिछले साल इजरायल ने दावा किया था कि ईरान ने 100 से ज्यादा खतरनाक ड्रोन किसी अंडरग्राउंड एयरबेस स्टेशन पर तैनात किए हुए हैं। लेकिन इजरायल के दावों में उस वक्त किसी को दम नहीं लग रहा था। ईगल 44 की झलक मिलने के बाद इजरायल के उन दावों में भी दम दिखने लग गया। माना जा रहा है कि ईरान ने जंग की तैयारी बड़े पैमाने पर की है। शाहिद और फतेह ड्रोन ईरान की वायुसेना की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें दुश्मन से बचाने के लिए उसने बड़ी संख्या में अंडरग्राउंड स्टेशन बनाए हैं। परमाणु बम बनाने का काम भी ईरान अंडरग्राउंड लोकेशन पर ही कर रहा है। माना जा रहा है कि ईरान की ये तैयारी अमेरिका के सैटेलाइटों और इजरायल की मिसाइलों से बचने के लिए है, ताकि दुश्मन पर बम और मिसाइलें बरसाने के बाद फाइटर जेट बस गायब हो जाएं। इसीलिए ईरान की ये तैयारी इजरायल और अमेरिका के दिल में डर पैदा करने वाली है। इस बीच अमेरिका ने ईरान की नौसेना की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी, जिसकी वजह ईरान का समंदर में ताकत बढ़ाने का प्लान है। पिछले महीने ईरान के नेवी चीफ खुद कह चुके हैं कि पनामा स्ट्रेट में उनका जंगी जहाज तैनात होगा।
क्योंकि ईरान समंदर में अपना दम दिखाकर अमेरिका से आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहता है, लेकिन अमेरिका का प्लान ईरान को उस जगह तक पहुंचने से पहले ही रोक देने का है। यही वजह रही कि वो ईरान की नेवी से जुड़ी पल पल की खबर रख रहा है। इस बारे में अमेरिका की ओर से बयान भी जारी किया गया, जिसमें साफ कर दिया गया कि अमेरिका ईरान की नेवी के हर कदम को मॉनिटर कर रहा है, खासकर वहां के नेवी चीफ के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने पनामा स्ट्रेट में जंगी जहाज तैनात करने की बात कही थी, जिसके बाद ईरान के लिए प्रशांत महासागर में घुसना आसान हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो ईरान के जंगी जहाज की पहली बार प्रशांत महासागर में एंट्री होगी और बाइडेन की मुसीबतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि पनामा स्ट्रेट में बनी 82 किलोमीटर लंबी पनामा नहर समंदर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक अहम रास्ता है, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और अगर ईरान का जहाज वहां पहुंच गया तो फिर तो उसकी एंट्री प्रशांत महासागर में हो जाएगी, और इसीलिए अमेरिका की उस पर नजर है। उसे मालूम है कि अगर ईरान ने समंदर के इस हिस्से में एंट्री कर ली तो फिर तो आफत आ जाएगी, क्योंकि ईरान पनामा स्ट्रेट के जरिए दक्षिण अमेरिका में बसे देशों से नजदीकी बढ़ाएगा, जिनमें दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला का नाम सबसे ऊपर है। क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ईरान और वेनेजुएला के बीच लाखों डॉलर के तेल की डील हुई है, जिसके जरिए दोनों देशों की दोस्ती और मजबूत हो गई। और अमेरिका को डर है कि ईरान और वेनेजुएला की ये दोस्ती आने वाले समय में उसकी बर्बादी को न्योता दे सकती है। और अगर पनामा स्ट्रेट में ईरान का जंगी जहाज तैनात हो गया तो फिर उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, अमेरिका का एक और डर ये भी है कि ईरान पनामा स्ट्रेट से हथियारों की तस्करी कर सकता है, जिन्हें वो दक्षिण अमेरिकी देशों में रखेगा और फिर समय समय पर अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने बयानों से अपने खतरनाक इरादों का ट्रेलर दिखा दिया है। और इसीलिए बाइडेन कुछ ऐसा करने का प्लान बना रहे हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इधर रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करते हुए ब्याज दरों में इजाफे का ऐलान कर दिया। आरबीआई ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 6.5% कर दिया, जिससे हर तरह के लोन की ईएमआई बढ़ सकती है। महंगाई को काबू में रखने के लिए ब्याज दरों में इजाफा किया गया। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक देश के बाकी बैंकों को कर्ज देता है। उधर चीन के कथित जासूसी गुब्बारे के मामले पर अमेरिका ऐसा भड़का कि उसने चीन को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे डाली, क्योंकि चीन ने इस बार ऐसी हरकत की है कि बाइडेन के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने सीधा शी जिनपिंग को ललकारा। चीन के कथित जासूसी गुब्बारे के अमेरिका के साउथ कैरोलिना राज्य पर मंडराने के बाद बाइडेन अपना आपा खो चुके हैं, क्योंकि चीन ने इस बार अमेरिका से उलझने की जुर्रत की है और अटलांटिक महासागर के ऊपर गुब्बारा भेजकर शेर की मांद में हाथ डाल दिया है। हालांकि चीन का कहना है कि उसका गुब्बारा जासूसी गुब्बारा नहीं था, वो केवल मौसम के अनुमान के लिए उड़ाया गया था और उड़ते उड़ते वो गलती से अमेरिका की सीमा में चला गया। लेकिन अमेरिका का आरोप है कि चीन ने जासूसी करने के लिए गुब्बारा भेजा था और उसे शक है कि चीन के 200 फीट ऊंचे गुब्बारे में बारूद भरा गया था। अमेरिकी मिसाइल ने इसी वजह से चीन का गुब्बारा हवा में ही फोड़ दिया और करीब 3 दिन बाद उसका मलबा समंदर से निकाला। अमेरिकी नौसेना अब उस गुब्बारे की जांच कर रही है, जबकि चीन ने अमेरिका से अपना गुब्बारा वापस मांगा। उसने साफ साफ कहा कि गुब्बारा मौसम की जानकारी ले रहा था और गलती से अमेरिका में चला गया, इसलिए अमेरिका को उसका मलबा लौटा देना चाहिए। और अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो चीन हितों की रक्षा करेगा, यानी चीन अमेरिका से दबने के मूड में नहीं बल्कि झगड़ा मोल लेने के मूड में है, क्योंकि अमेरिका ने गुब्बारे का मलबा चीन को देने से मना कर दिया और चीन की बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। उसे चीन पर रत्ती भर भरोसा नहीं, क्योंकि चीन अमेरिका को परेशान करने का कभी मौका नहीं छोड़ता और अब की बात तो उसने हद ही पार कर दी। गुब्बारे से जासूसी वाले मामले पर बहस चल ही रही थी कि उसने अपने युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी कर दिया, जिसमें चीन के J-15 लड़ाकू विमान रात के अंधेरे में उड़ान भरते नजर आए। यानी पहले गुब्बारा और अब लड़ाकू विमान। चीन बाइडेन की दुखती रग पर हाथ रखने का मौका नहीं छोड़ रहा, जिसका असर दिखना शुरू हो गया, क्योंकि इस बार बाइडेन ने शी जिनपिंग को सीधी चुनौती दे दी, जिसकी बड़ी वजह है चीन का बार बार यह कहना कि उसने गुब्बारा जासूसी के लिए नहीं भेजा था। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि गुब्बारा जानबूझकर भेजा गया था, वो भी जासूसी के लिए। और इसीलिए बाइडेन ने खुलकर बोल दिया कि उन्हें एक ऐसे नेता का नाम बताया जाए जो शी जिनपिंग की जगह लेना चाहेगा, क्योंकि अगर चीन ने अमेरिका की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाया तो अमेरिका कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। यानी गुब्बारे वाले मामले ने चीन और अमेरिका की दुश्मनी की आग में घी डाल दिया है, जो चीन की ढिठाई की वजह से भड़कती जा रही है, क्योंकि चीन चोरी भी करता है और सीनाजोरी भी। लेकिन इस बार वो अमेरिका से ऐसे मामले पर उलझा कि लगा कि बाइडेन उसकी बलि ले लेंगे। इस बीच अमेरिका में एयरफोर्स 1 के बेस तक एक घुसपैठिया पहुंचने की खबर आई। एयरफोर्स 1 अमेरिकी राष्ट्रपति का विशेष विमान है और इसे जिस सैन्य अड्डे पर रखा जाता है वो अमेरिका की कुछ सबसे संवेदनशील जगहों में एक है। और इसी वजह से एयरफोर्स 1 के बेस तक घुसपैठिया पहुंचने की खबर से हड़कंप मच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति का विशेष विमान एयरफोर्स 1 जॉइंट बेस एंड्रूज पर रखा जाता है। ये बेस अमेरिका के सबसे संवेदनशील सैन्य अड्डों में एक है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति के बेड़े के नीले और सफेद विमान यहां तैनात रहते हैं,
जिनमें एयरफोर्स 1 के अलावा मरीन 1 और डूम्सडे 747 विमान शामिल हैं। और इन्हीं में एक एयरफोर्स 1 तक एक घुसपैठिया पहुंच गया, जिसके बारे में जॉइंट बेस एंड्रूज की तरफ से ही जानकारी दी गई और बताया गया कि घुसपैठिया एयरफोर्स 1 तक पहुंच चुका था। लेकिन एक स्थानीय निवासी ने उसे देख लिया और गोली मार दी। घटना सुबह करीब 11 बजे हुई और थोड़ी देर बाद सुरक्षाकर्मी एयरबेस पहुंच गए, जिसके बाद अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी, क्योंकि घुसपैठिए का एयरफोर्स 1 तक पहुंचना कोई मामूली घटना नहीं है। उस घुसपैठिए ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को सीधी चुनौती दी, मानो कह रहा हो कि रोक सको तो रोक लो। वैसे इस एयरबेस में 2021 में भी एक घुसपैठिया घुस चुका है और अब फिर से किसी ने वैसी ही जुर्रत की, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका पर मंडरा रहा चीन का गुब्बारा फूटने से बाइडेन परेशान है। यानी कुछ तो खिचड़ी पक रही है जिसने बाइडेन की सांसें अटका रखी हैं। उधर अमेरिकी सेना के सीनियर अफसर एंथनी कॉटन ने दावा किया कि चीन के पास अमेरिका से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर हैं, जिससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई। एंथनी कॉटन के मुताबिक अगर इसी तरह चीन के पास बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर की संख्या बढ़ती चली गई तो यह अमेरिका के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि चीन बड़ी आसानी से अमेरिका को अपने निशाने पर लेकर घातक मिसाइलों की बौछार उस पर कर सकता है। इसी वजह से अमेरिकी सेना के सीनियर अफसर एंथनी कॉटन ने इस बात की पहले ही चेतावनी दे दी कि चीन के पास अमेरिका की तुलना में जमीन से मार करने वाले ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर हैं। इसका मतलब ये कि अगर चीन इन्हीं नक्शे कदम पर आगे बढ़ता रहा तो अमेरिका के लिए परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि एंथनी कॉटन ने यह भी बताया कि अमेरिका के पास चीन से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, यानी अमेरिका चीन से ज्यादा परमाणु ताकत रखता है। लेकिन उनके मुताबिक चीन बहुत तेजी से अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने में जुटा है। इस बीच अमेरिका के ऊपर चीन का गुब्बारा देखे जाने के बाद दुनिया के दूसरे देश भी सतर्क हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने तो चीन की जासूसी से घबराकर अपने नेशनल वॉर मेमोरियल में लगाए गए सर्वेलेंस कैमरों को हटाने का ही फैसला कर लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में मौजूद नेशनल वॉर मेमोरियल में जो कैमरे लगाए गए हैं उनमें कई का चीन से संबंध है। वहां लगे 11 सर्वेलेंस कैमरे चीन की कंपनी ने बनाए हैं और उन्हीं 11 कैमरों को ऑस्ट्रेलिया ने हटाने का फैसला किया है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि चीन की कंपनी के बनाए ये कैमरे जासूसी का काम भी कर सकते हैं। कैनबरा के नेशनल वॉर मेमोरियल में कुल 200 सर्वेलेंस कैमरे लगे हैं, लेकिन वहां से सिर्फ 11 कैमरे ही हटाने का प्लान है जो कि चीन में बने हैं। इससे पहले ब्रिटेन ने भी चीन में बने सिक्योरिटी कैमरों पर रोक लगा दी थी। इधर बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग कर दी। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी भी लिखी और उनसे लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर या लखनपुर रखने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को लखनऊ भेंट किया था, इसीलिए उनके नाम पर इस शहर की पहचान होनी चाहिए। एक रूप से तो यही जाना जाता है। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चिट्ठी लिखी। उधर कई महीनों से गायब उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन दुनिया के सामने आ गए। वो उत्तर कोरिया की मिलिट्री के 75 साल पूरे होने पर जवानों और अधिकारियों से मिले, जहां उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी भी नजर आई। असल में कई महीनों से गायब किम जोंग उन को लेकर पश्चिमी मीडिया में तरह तरह के दावे किए जा रहे थे। कहा तो ये तक जा रहा था कि किम जोंग उन किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त आराम करने में बिता रहे हैं। हालांकि मंगलवार की रात को हुए इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर उन्होंने सारे सवालों के जवाब दे दिए और अपनी मिलिट्री के 75 साल पूरे होने पर मनाए गए जश्न में भी शामिल हुए। इस दौरान किम जोंग उन ने अपनी फौज की तारीफ की और उसे दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में एक बताया। इस बीच जिस आसमानी रंग की जैकेट को पहनकर प्रधानमंत्री मोदी संसद पहुंचे वो राजनीतिक गलियारों से आम लोगों तक चर्चा का विषय बनी रही, क्योंकि उनकी उस जैकेट को रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनाया गया, जिसे पहनकर प्रधानमंत्री मोदी संसद भवन पहुंचे। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पीएम का पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश बताया। पीएम मोदी को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एनर्जी वीक के दौरान बेंगलुरु में ये जैकेट तोहफे में दी थी। उधर तुर्की में भूकंप से मची तबाही के बीच मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेज हो गया। वहां 3 दिन पहले एक के बाद एक भूकंप के कई झटके महसूस किए गए थे, जिन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि तुर्की और सीरिया में मरने वालों की संख्या थमती नहीं दिख रही। वहां भूकंप से जान गंवाने वालों की तादाद 11,000 के पार पहुंच चुकी है और अब भी कई जिंदगियों को बचाने की कोशिशें तेजी से जारी हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों के अंदर महसूस किए गए कई झटकों ने आसमान छूती कई इमारतों को सेकंडों में मलबे में तब्दील कर दिया, जिसमें हजारों लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। जो तस्वीरें हतय शहर से सामने आई उनमें दिखा कि राहत बचाव की टीम ने एक इमारत के मलबे में दबी एक महिला और बच्ची को कितनी मुश्किलों से उठाकर सुरक्षित बाहर निकाला और फिर उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। इस बीच कुछ जानकारों ने बताया कि भूकंप आने के बाद तुर्की 10 फीट नीचे खिसक गया है, जिस वजह से वहां सैकड़ों इमारतें ढह गई और हजारों लोगों की जान चली गई। इस्केंदरन शहर से सामने आई तस्वीरों में भी तबाही का मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो गए। वहां ऊंची ऊंची इमारतें ऐसे ढह गईं जैसे कोई खिलौना हो
उन इमारतों के मलबे को देखकर यह अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि वो इलाका कभी कितना सुंदर रहा होगा। वहां रिहायशी इमारतों से लेकर कई अस्पताल भी भूकंप के झटके झेल नहीं पाए और धराशायी होकर गिर गए। लेकिन मलतिया जैसे शहरों में लोगों को रेस्क्यू करने में मुश्किलें दुगनी हो गई, क्योंकि वहां हो रही बर्फबारी के कारण लोगों को मलबे से निकालना किसी चुनौती जैसा हो गया। इधर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की सभा के दौरान हंगामा हो गया। आरोप है कि वहां कुछ लोगों ने आदित्य ठाकरे के काफिले पर पथराव भी किया और उनकी गाड़ी को रोकने की भी कोशिश की, जिनसे उनके समर्थक भिड़ गए। इसके बाद लोगों ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। बताया गया कि जिस जगह उनकी सभा हुई वहां से एक रैली निकाली जा रही थी, जिसमें तेज आवाज में गाने बज रहे थे। इसी पर वहां हंगामा हो गया और भीड़ पर आदित्य ठाकरे के काफिले पर पथराव का आरोप लगा। उधर चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने यूक्रेन युद्ध के अंत की भविष्यवाणी कर दी। कादिरव को पुतिन का खास माना जाता है। ये वजह कि जंग के मैदान में उतरे चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के सैनिकों से निपटने में अहम भूमिका निभाई और रूसी फौज की पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा करने में मदद की। लेकिन इस बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने यह भविष्यवाणी कर दी कि यूक्रेन में चल रहा युद्ध इस साल के अंत तक खत्म हो जाएगा। मतलब ये कि 2023 का अंत आते आते रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग अपने आखिरी पड़ाव पर आ सकता है। रमजान कादिरव के मुताबिक यूरोपीय देशों को जल्द ही अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और वो अपने घुटनों पर बैठ जाएंगे। चेचन कमांडर ने यह भी कहा कि यूरोपीय देशों को रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर हाल में चलना ही होगा। इधर गुजरात के मोरबी की एक कोर्ट ने ओरेवा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल को जेल भेजने का आदेश दे दिया। जयसुख पटेल मोरबी पुल हादसे के मुख्य आरोपी हैं। इसके बाद जयसुख पटेल ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया था और अब कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का आदेश सुना दिया। पिछले साल अक्टूबर में गुजरात के मोरबी में पुल टूट गया था। इस हादसे में करीब 135 लोगों की मौत हो गई थी। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। दावा है कि जेलेंस्की की सेना ने डॉनबास में ड्रोन के जरिए रासायनिक हथियारों से रूसी सैनिकों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से रूस के सैनिकों की सेहत खराब हो गई। रूस का आरोप है कि उसके कई सैनिक अब भी अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं। दावा है कि बखमूत के सोलेदार में यूक्रेन की सेना ने रासायनिक हथियारों से पुतिन के जवानों को निशाना बनाया। सोलेदार में वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के जवान पूरी ताकत के साथ यूक्रेन की फौज से लड़ रहे थे और बाद में वैगनर ग्रुप ने इसे जीतने का दावा किया था। लेकिन रूस का आरोप है कि जंग के दौरान ही उसके सैनिकों पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस आरोप को यूक्रेन ने न सिर्फ गलत बताया, बल्कि उसने रूस पर ही प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। इधर कमलनाथ को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से सीएम का चेहरा बताने पर पार्टी में कलह शुरू हो गई। विवाद तब शुरू हुआ जब भोपाल में जगह जगह कमलनाथ के पोस्टर लगा दिए गए और उनके जरिए कमलनाथ को मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से सीएम का चेहरा बताया गया, क्योंकि पोस्टर में नारा लिखा गया, मध्य प्रदेश की पुकार, कमलनाथ सरकार। भोपाल में लगे और भी कई पोस्टरों पर इसी तरह के नारे लिखे नजर आए। खबर है कि ये पोस्टर कमलनाथ के समर्थकों ने लगाए, जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दूसरे नेताओं को कुछ खास पसंद नहीं आया। कम से कम उनके बयान से तो यही लगा। मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं। जिसके बाद बीजेपी ने भी कमलनाथ पर चुटकी ले डाली। अभियान चल रहा है, कमलनाथ से पीछा छुड़ाओ अभियान। यानी कांग्रेस का हाल ऐसा है जैसे गांव बसा नहीं, लुटेरे आ गए। मध्य प्रदेश का हाल भी राजस्थान जैसा होता नजर आया। नेता बदल गए लेकिन कलह कथा वही रही, जिससे सीएम का चेहरा बताकर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी के बाजी मारने का चांस बढ़ गया। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग के आरोप में ऑलराउंडर आसिफ अफरीदी पर 2 साल का बैन लगा दिया और उन्हें न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बल्कि घरेलू टूर्नामेंट खेलने से भी मना कर दिया गया। ऑलराउंडर आसिफ अफरीदी पर नेशनल T20 टूर्नामेंट के दौरान मैच फिक्सिंग में शामिल होने का आरोप लगा था, जिसके बाद पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल तक उनके क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा दी। इस बीच लद्दाख में LAC के पास चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद न्योमा एयरबेस को लड़ाकू विमानों के लिए तैयार कर रही है। इस वक्त इस एयरबेस से अपाचे, चिनूक और मी-17 जैसे हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। और अब भारतीय सेना लद्दाख में LAC के पास न्योमा एयरबेस को लड़ाकू विमानों को उतारने के लिए अपग्रेड करने में जुट गई है। ये एयरबेस 13,400 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसे 230 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक न्योमा एयरबेस के रनवे को 2.7 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए मई के महीने में काम शुरू होगा और 2 साल के अंदर ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। ये एयरबेस LAC से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, यानी इसके तैयार होने के बाद चीन को आसानी से तगड़ा जवाब दिया जा सकेगा। उधर खबर है कि एक बहुत बड़ी कुदरती आफत तेजी से भारत और पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही है। अकेले भारत और पाकिस्तान के 50 लाख लोगों की जिंदगी पर खतरा बताया गया है।
और ये खतरा केवल भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के 1.5 करोड़ लोगों की जान पर संकट आ जाएगा। इतने बड़े खतरे का अंदेशा उस वक्त जताया गया जब तुर्की और सीरिया के जख्म हरे हैं। ये खतरा चीन की चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक रिसर्च में जताया गया। ये रिसर्च नेचर कम्युनिकेशंस नाम के जर्नल में छपी और पूरी दुनिया में डर का माहौल बन गया। खबर है कि हिमालय की गोद में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो बहुत बड़ी तबाही की वजह बन जाएंगे। चीन से लेकर भारत तक और भारत से लेकर पाकिस्तान तक लाखों लोगों की जान पर खतरा है। और इसीलिए रिपोर्ट टेंशन बढ़ाने वाली है। भारत और पाकिस्तान समेत एशिया के कई देशों पर इस तबाही का असर हो सकता है। क्लाइमेट चेंज को इस तबाही की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है और माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पेंगोंग इलाके में कई ग्लेशियर खतरे में हैं। ये ग्लेशियर तिब्बत और लद्दाख के इलाके में है। इनकी सफेद परत पर काले धब्बे बनते हुए दिखने लगे हैं और चीन की रिसर्च टीम का अनुमान है कि ये काले निशान कार्बन के एरोसोल हैं जो बर्फ की चट्टानों को कमजोर कर रहे हैं। ये वही कार्बन है जो प्रदूषण के कारण हवा में पार्टिकुलेट मैटर बनकर तैरता है मगर दिखाई नहीं देता। और यही पार्टिकुलेट मैटर एक बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकते हैं। जिन ग्लेशियरों पर खतरा बताया गया उनसे लगभग 30 से 50 किलोमीटर के दायरे में रिहायशी इलाके मौजूद हैं जो तेजी से ग्लेशियरों के पास पहुंच रहे हैं और रिहायशी इलाके ग्लेशियरों के करीब पहुंचने की वजह से प्रदूषण का तगड़ा असर हो रहा है। जिस इलाके में खतरा बताया गया है वहां करीब 2000 ग्लेशियर मौजूद हैं। ये ग्लेशियर छोटी बड़ी 2000 झीलों का निर्माण करते हैं और दावा यह है कि इन 2000 में करीब 200 ग्लेशियर ऐसे हैं जो खतरे के दायरे में हैं। ये ग्लेशियर पिघले तो ऐसी झीलें बनेंगी जिन्हें संभालना भी मुमकिन नहीं होगा। इतना पानी बहेगा कि जिंदगियों को लील जाएगा। इसीलिए बहुत बड़ी तबाही की आशंका जताई गई है। रिसर्च में चीन की तरफ से पेंगोंग इलाके में किए जा रहे निर्माण को भी कुदरत के लिए खतरा बताया गया है। इधर दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी कर दिया। आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव में हो रही देरी पर सभी को सोमवार तक जवाब देने को कहा। क्योंकि 3 बार मेयर का चुनाव करने के लिए एमसीडी की बैठक हो चुकी है लेकिन अब तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। उधर बंगाल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अभिभाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया और गवर्नर पर झूठा भाषण पढ़ने का आरोप लगाते हुए अभिभाषण के दौरान ही सदन छोड़कर बाहर चले गए। इसके बाद सदन के बाहर बीजेपी नेताओं ने ममता सरकार और राज्यपाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस एक ऐसी किट बनाने की तैयारी में है जो न सिर्फ सैनिकों बल्कि लड़ाकू विमानों को भी अदृश्य बना देगी। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन की सेना को हरा पाना दुनिया के किसी भी देश के बूते से बाहर होगा। क्योंकि जब सैनिक, टैंक और फाइटर जेट दिखाई ही नहीं देंगे तो उन पर हमला कैसे होगा। मतलब यह कि रूस की सेना से निपटना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस की पांसे नाम की कंपनी अदृश्य करने वाली किट बनाने में जुटी है। ये ऐसी किट होगी जो लड़ाकू विमानों तक को थर्मल इमेजिंग उपकरणों के लिए अदृश्य बना देगी। थर्मल इमेजिंग उपकरणों का इस्तेमाल जंग में दुश्मनों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जो इंसानों और दूसरी चीजों से निकलने वाली गर्मी से उनका पता लगाते हैं। लेकिन रूसी कंपनी का दावा है कि उसकी किट से गर्मी नहीं निकलेगी, बल्कि वो गिरगिट की तरह रंग बदलकर सैनिकों को पूरी तरह गायब कर देगी। इधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शराब के नशे में गाड़ी चलाने के आरोपी एक पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। राजेश खरे नाम के इस कांस्टेबल पर आरोप है कि उसने नशे की हालत में कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोप है कि इस कांस्टेबल ने नशे की हालत में लोगों को धमकी दी। बाद में वहां पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया। बताया गया कि अस्पताल ले जाते वक्त आरोपी कांस्टेबल ने अधिकारियों के साथ हाथापाई भी की। कांस्टेबल की गाड़ी के अंदर शराब की कुछ बोतलें भी नजर आईं। उधर फ्रांस में पेंशन सुधार कानून के खिलाफ राजधानी पेरिस में फिर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी हो गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पथराव और आगजनी कर जमकर बवाल किया। हंगामा बढ़ते देख पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। गुस्साई भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई कि उसे काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पेरिस की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने ऐसा मोर्चा खोला कि पुलिस भी उनके आगे बेबस दिखाई दी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए कई बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन प्रदर्शनकारी फिर भी डटे रहे। असल में फ्रांस की सरकार पेंशन सुधार से जुड़ा एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसके आने के बाद वहां रिटायरमेंट की उम्र 62 साल से बढ़कर 64 साल हो जाएगी, जबकि पेंशन के लिए 43 साल तक काम करना अनिवार्य होगा। यही वजह है कि वहां अभी से लोग इसका विरोध कर रहे हैं।
इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बिहार में भागलपुर दौरे से पहले पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें उनको आतंकियों और नक्सलियों से खतरा बताया गया। इसीलिए मोहन भागवत के दौरे पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारी खुद सुरक्षा व्यवस्था देखने पहुंचे। जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 10 फरवरी को भागलपुर जाएंगे, जहां वो महर्षि मेही आश्रम के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस बीच दिल्ली के छावला गैंगरेप मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गई। कुछ महीने पहले अदालत ने इस केस के आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने पुनर्विचार याचिका दायर की, जिस पर 3 जजों की बेंच जल्द सुनवाई करेगी। पुलिस ने अपनी याचिका में दलील दी कि जिन आरोपियों को रिहा किया गया उनमें एक को बरी होने के बाद हत्या के एक केस में गिरफ्तार किया गया है। 2012 के छावला मामले में निचली अदालत और हाई कोर्ट ने 3 आरोपियों को दोषी ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था। उधर कुदरत की मार झेल रहे सीरिया ने इजरायल की तरफ से दिए मदद के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सीरिया और तुर्की में आए भूकंप से वहां तबाही मची हुई है और इसलिए दुनिया के कई देशों ने उनकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन जब इजरायल ने मदद की पेशकश की तो सीरिया ने उससे साफ इनकार कर दिया। क्योंकि सीरिया का मानना है कि उनके लोगों को मौत की नींद सुलाने वाले देश से वो किसी भी कीमत पर मदद नहीं ले सकता। जिसके पीछे की वजह है सीरिया और इजरायल के बीच सालों पुरानी दुश्मनी। खासतौर पर 1967 में चला 6 दिन का युद्ध सीरिया कभी नहीं भुला सकता, जिसमें इजरायल ने अकेले ही पूरे पश्चिम एशिया को हिलाकर रख दिया था। हालांकि मदद का प्रस्ताव ठुकराने वाले सीरिया का कहना है कि उसने कभी इजरायल से मदद की गुहार ही नहीं लगाई। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि सीरिया की तरफ से मदद मांगी गई, तभी उन्होंने इसे मंजूरी दी। इधर जम्मू कश्मीर के रामबन में पहाड़ खिसकने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लगातार पहाड़ से पत्थर गिरने से सड़कें बंद पड़ी, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही बंद हो गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते नजर आए। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए सड़क को दोनों तरफ से बंद कर दिया। उधर दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 6 लोगों पर केस दर्ज करने के लिए उपराज्यपाल से इजाजत मांगी। इस यूनिट पर आम आदमी पार्टी के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था, जिसकी शिकायत 2016 में विजिलेंस विभाग ने सीबीआई से की थी। बताया गया कि जांच में दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप सही पाया गया, जिसके बाद मनीष सिसोदिया समेत 6 लोगों पर कार्रवाई के लिए एलजी से मंजूरी मांगी गई। इस मामले में केस दर्ज करने के लिए अब ये रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी गई है। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन रूस को सबक सिखाने के लिए सोवियत दौर के एक शक्तिशाली हथियार को मैदान में उतारने वाला है। ये मोटर उसने अपने यहां म्यूजियम में रख दिए थे, लेकिन हथियारों की कमी की वजह से उसे M240 मोटर को निकालना पड़ा। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक ये सोवियत दौर के बहुत शक्तिशाली मोटर हैं, जिनके जरिए यूक्रेन पुतिन की सेना के बंकरों को निशाना बनाना चाहता है। क्योंकि यूक्रेन को भरोसा है कि इससे निकलने वाले 130 किलो के गोले के आगे रूस की सेना घुटने टेक देगी और पुतिन की फौज के बंकर इसके वार से तबाह हो जाएंगे। हालांकि ये मोटर काफी पुरानी तकनीक से लैस है, जिससे 1 मिनट में सिर्फ एक ही गोला दागा जा सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन ने इसे सजावट के तौर पर अपने हथियार म्यूजियम में रखा था, लेकिन हथियारों की कमी की वजह से जेलेंस्की को इसके इस्तेमाल का फैसला लेना पड़ा। इधर दिल्ली सरकार ने शहीद एएसआई शंभू दयाल के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी। बताया गया कि वो एक अपराधी को पकड़ने गए थे जिसने उन पर हमला कर दिया था। इसके बाद भी उन्होंने पुलिस फोर्स के आने तक उसे पकड़ कर रखा और उनकी इस वीरता पर दिल्ली सरकार ने उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि दी। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनकी तारीफ करते हुए दिल्ली पुलिस का मनोबल भी बढ़ाया। हमें शंभू दयाल जी जैसे अपने पुलिस वालों के ऊपर बहुत गर्व है। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान शहीद एएसआई शंभू दयाल के पूरे परिवार से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। उधर न्यूज 18 के पास वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौजूद हैं जिनमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकी ट्रेनिंग लेते दिख रहे हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान बेनकाब हो गया, जबकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान ये चिल्लाता फिर रहा है कि वो आतंकवाद से त्रस्त है। लेकिन न्यूज 18 के पास मौजूद इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों से पाकिस्तान की सारी पोल पट्टी खुल गई, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जो चीख कर ये गवाही दे रही हैं कि पाकिस्तान आतंकियों को न सिर्फ पालता पोसता है बल्कि उन्हें हमले के लिए ट्रेनिंग भी देता है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये तस्वीरें पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर की हैं, जहां इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकी दहशत फैलाने की ट्रेनिंग लेते नजर आ रहे हैं। मतलब यह कि पाकिस्तान भले ही बदहाली और कंगाली के दौर से गुजर रहा है, लेकिन उसकी रग रग में आतंक ही भरा है। खुफिया एजेंसियों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी यह भी बताती है कि पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को ट्रेनिंग दिला रही है और उन्हें टारगेट किलिंग के साथ साथ सुरक्षा बल के जवानों पर आत्मघाती हमलों के लिए भी तैयार कर रही है।
न्यूज 18 को मिली इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आतंकी रॉकेट लॉन्चर और घातक हथियारों से लैस दिखाई दिए, जबकि एक दूसरी तस्वीर में कुछ आतंकी टारगेट पर निशाना साधते नजर आए। इसी तरह की कई और तस्वीरें भी मौजूद हैं जिनमें इस्लामिक स्टेट खुरासान के आतंकी हमले की तैयारी करते दिखे। खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर यह ट्रेनिंग कैंप पिछले कई दिनों से चलाया जा रहा है, जहां से ट्रेनिंग के बाद आतंकियों को भारत और दूसरी जगहों पर हमले के लिए भेजने की साजिश रची जाती है। इधर राजस्थान के अजमेर में चलती मोटरसाइकिल पर स्टंट करने के आरोप में पुलिस ने एक लड़के और लड़की को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के स्टंट करने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लड़का और लड़की चलती मोटरसाइकिल पर अश्लील हरकतें करते दिखे। वीडियो वायरल होने के बाद अजमेर पुलिस ने ड्राइविंग करने वाले लड़के को गिरफ्तार कर लिया और उसकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। जिस मोटरसाइकिल पर स्टंट करते हुए चला रहा था, उस मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उधर पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन नशीले पदार्थ की खेप गिराकर पाकिस्तान लौट रहा था। तभी बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग कर उस पाकिस्तानी ड्रोन को नष्ट कर दिया। जानकारी के मुताबिक 2 महीने के अंदर ये चौथा ड्रोन है जिसे सुरक्षा बल ने ढेर किया। इसके बाद ये देखने के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया कि उस ड्रोन से नशीला पदार्थ कहां गिराया गया। इस बीच रूस के रक्षा मंत्री सिर्गे शोइगु ने धमकी दी कि पूर्वी यूक्रेन में जेलेंस्की की अज़ोव बटालियन की कब्र खोद दी जाएगी। रूस के रक्षा मंत्री के मुताबिक उनकी सेना ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। एक रोज पहले ही खबर आई थी कि यूक्रेन ने बखमूत को बचाने के लिए वहां अपनी सबसे ताकतवर अज़ोव बटालियन को तैनात किया है। और यूक्रेन की तरफ से इस बटालियन की लड़ाई का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें इस टुकड़ी के जवान तोप से ताबड़तोड़ हमले करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने दावा किया था कि उसकी अज़ोव बटालियन की बखमूत के पास तैनाती से रूसी सेना में हड़कंप मच गया, लेकिन अब रूस के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन पर पलटवार करते हुए इस बटालियन को जड़ से मिटा देने की चेतावनी दे दी। और इसके लिए रूस ने अपनी सेना की ताकत पूर्वी यूक्रेन में बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया, क्योंकि पिछले करीब 4 महीने से रूस पूर्वी यूक्रेन के बखमूत और सोलेदार जैसे शहरों पर कब्जे में जुटा है, लेकिन यूक्रेन की सेना के वार के आगे उसकी एक नहीं चल रही। और इसीलिए रूस ने पूर्वी यूक्रेन में डोनेट्स्क के इस हिस्से को जीतने के लिए अब एक नया प्लान तैयार कर लिया। रूस के रक्षा मंत्री सिर्गे शोइगु के मुताबिक उनकी सेना अब सिर्फ बखमूत और सोलेदार पर ही नहीं बल्कि डोनेट्स्क के 7 शहरों पर धावा बोलेगी। और उनमें एक अहम शहर वोलेदार पर तो रूसी सेना ने भीषण हमला बोल भी दिया। डोनेट्स्क के इस शहर पर भी पुतिन की फौज ने पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। वोलेदार पर रूसी सेना के हमले देखकर ऐसा लगा मानो वो पूरे शहर को खंडहर में बदल देने पर आमादा है। वहां हो रहे जोरदार हमलों को देखते हुए पूरे शहर को खाली कराया जाने लगा, क्योंकि बखमूत और सोलेदार की तरह पुतिन के जवानों ने वोलेदार पर कंट्रोल करने के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, क्योंकि वोलेदार शहर के करीब से ही वो रेलवे लाइन गुजरती है जो क्राइमिया तक जाती है। और इसी शहर में बैठकर यूक्रेन की सेना ने क्राइमिया से पूर्वी यूक्रेन आने वाली रूस की कई सप्लाई ट्रेनों को निशाना बनाया, जिसके बाद पुतिन की नजर इस शहर पर भी पड़ गई। वो समझ गए कि जब तक डोनेट्स्क के कई शहरों पर एक साथ हमला नहीं बोला जाएगा वहां कब्जा आसान नहीं होगा। इसीलिए रूस ने अब प्लान बनाया है कि वो डोनेट्स्क के 7 शहरों को निशाना बनाएगा, जिनमें 3 बखमूत, सोलेदार और वोलेदार के नाम तो सिर्गे शोइगु ने पूरी दुनिया के सामने ला भी दिए, जबकि बाकी के 4 शहरों के नाम वो छिपा गए। इसे भी रूस की एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बखमूत को बचाने के लिए तो जेलेंस्की ने अज़ोव बटालियन को मैदान में उतार दिया, लेकिन अगर दूसरे शहरों पर इसी तरह के भीषण हमले हुए तो उनकी मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसे में उनके हाथ से डोनेट्स्क के कई अहम शहरों के निकलने का खतरा बढ़ जाएगा। और नए प्लान पर काम कर रहा रूस भी अच्छी तरह जानता है, इसीलिए उसने लगे हाथ पश्चिमी देशों को भी धमका दिया कि पूर्वी यूक्रेन में जेलेंस्की की सेना को उनके आधुनिक और खतरनाक हथियार भी नहीं बचा पाएंगे। इधर एनआईए ने प्रतिबंधित संगठन पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बिहार में फिर शिकंजा कसा। वहां मुजफ्फरपुर में पीएफआई से जुड़े होने के 5 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई, जिन पर युवाओं को गुमराह करने और उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर धकेलने का आरोप लगा। एनआईए के मुताबिक पीएफआई से जुड़े लोगों ने नेपाल बॉर्डर के पास बिहार के मोतिहारी और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में भर्ती रैली की, जिनमें युवाओं को संगठन से जुड़ने के लिए गुमराह किया गया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले में रूस के एक और मेजर जनरल की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसने जंग में अब तक रूस के 10 जनरलों को मार गिराया। यानी जंग के मैदान में पुतिन को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जिस मेजर जनरल को यूक्रेन ने मार गिराया वो रिटायर होने के बाद वापस जंग के मैदान में उतरे थे। बताया जा रहा है कि डॉनबास के कुछ इलाकों में उन्होंने यूक्रेन की सेना को पीछे खदेड़ा था, लेकिन दावा है कि इस बार जेलेंस्की के सैनिकों के जोरदार हमलों से वो खुद को नहीं बचा पाए और उनकी मौत हो गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने अब तक रूस के कम से कम 10 जनरलों को मारा है। इधर दिल्ली के न्यू अशोकनगर में एक 8 साल की मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया और उसके रेप का आरोप उसी के स्कूल के एक टीचर पर लगा।
जिसमें वो तीसरी क्लास में पढ़ती है। उस बच्ची के पिता ने आरोप लगाया कि उसके स्कूल के एक टीचर ने उसका रेप किया, जिसकी शिकायत मिलते ही पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अफगानिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों की गतिविधियों से चीन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि चीन को यह लग रहा है कि अफगानिस्तान के इस्लामी चरमपंथियों को उसके शिनजियांग प्रांत में अपनी जड़ें जमाने का मौका मिल सकता है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां बड़ी संख्या में वीगर मुसलमान रहते हैं। इसीलिए पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि अफगानिस्तान में मौजूद इस्लामी चरमपंथी शिनजियांग प्रांत में मौजूद मुसलमानों को भड़का सकते हैं। असल में पिछले कई सालों से चीन की नजर अफगानिस्तान के खनिज भंडार पर टिकी है और अगस्त 2021 में काबुल की सत्ता पर तालिबान के कब्जे के बाद उसकी उम्मीदें और बढ़ गई थी। चीन को ये लगने लगा कि वो अफगानिस्तान में अपने पांव जमा लेगा, इसीलिए उसने तालिबान सरकार के साथ दोस्ती बनाए रखी। लेकिन अब अफगानिस्तान के आतंकी संगठन उसकी राह का रोड़ा बनते जा रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि आतंकी संगठन चीन के खिलाफ लोगों को भड़काने में जुटे हैं, जिससे अफगानिस्तान के कई इलाकों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी साल जनवरी में चीन की एक कंपनी ने अफगानिस्तान में कच्चे तेल की खोज के लिए 25 साल का करार किया है, जबकि चीन की एक सरकारी कंपनी वहां तांबे के खनन के लिए समझौता करने की कोशिश में जुटी है। इसके अलावा चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में अफगानिस्तान भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे 2 रास्ते अफगानिस्तान से होकर गुजरते हैं। चीन को ये लगा था कि वो पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान को अपने पाले में कर लेगा, लेकिन अब अफगानिस्तान के साथ खुद पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ चुके हैं और अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि चीन के खिलाफ अफगानिस्तान के आतंकी संगठन भी एकजुट हो रहे हैं, जिनसे निपटने में चीन के पसीने छूट सकते हैं। इधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी पर सदन के नियम के उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी ने 7 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री पर गलत आरोप लगाए। जितने एलिगेशन लगाए हैं वो ऑथेंटिकेट करके दे दे। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के आरोपों को सदन के नियमों के खिलाफ बताया, क्योंकि उन आरोपों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री उस वक्त सदन में मौजूद नहीं थे। उधर एक दिन पहले संसद में दिए राहुल गांधी के भाषण के विवादास्पद हिस्सों को लोकसभा अध्यक्ष के आदेश पर हटवा दिया गया, क्योंकि बीजेपी का आरोप था कि राहुल गांधी ने बगैर किसी तथ्य के सरकार पर झूठे इल्जाम लगाए, जिससे सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता। इसी वजह से बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष से भाषण के विवादास्पद अंश को हटाने की गुजारिश की थी, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सही बताते हुए इसे हटाने का आदेश दे दिया। इस बीच अमेरिका के टेक्सास में एक भीषण हादसा टल गया। वहां ऑस्टिन एयरपोर्ट के जिस रनवे पर कुरियर कंपनी फेडेक्स के कार्गो विमान को लैंड करना था, वहीं से एक यात्री विमान ने उड़ान भरी और दोनों इतने करीब आ गए कि उनके बीच महज 75 फीट की दूरी बची। जानकारी के मुताबिक टेक्सास के ऑस्टिन एयरपोर्ट पर कुरियर कंपनी फेडेक्स के कार्गो विमान को लैंड करना था और ठीक उसी जगह से साउथवेस्ट एयरलाइंस के एक यात्री विमान को उड़ान भरनी थी। लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से यात्री विमान के टेक ऑफ करने से पहले ही वहां कार्गो विमान पहुंच गया, जिसके बाद दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि पूरे एयरपोर्ट में दहशत मच गई। हालांकि कार्गो विमान के पायलट ने आखिरी वक्त पर विमान को बाईं ओर मोड़ा और उतनी देर में यात्रियों से भरे विमान ने रनवे से हवा में उड़ान भर ली, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि एयरपोर्ट प्रबंधन की इस लापरवाही पर लोगों ने कड़ा ऐतराज जताया। इधर महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख हो गया। जो वीडियो सामने आया उसमें इमारत से ऊंची लपटों के काले धुएं का गुबार उठता नजर आया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। इमारत में आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल सका। उधर सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की और इस मामले में तिहाड़ जेल के 3 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन पर गैर कानूनी तरीके से तिहाड़ जेल में सुविधाएं देने के बदले सुकेश चंद्रशेखर से मोटी रकम वसूलने के आरोप हैं। तिहाड़ जेल के जिन 3 अधिकारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया उनके नाम सुंदर वोहरा, DS मीणा और महेंद्र सुंदरियाल हैं। इस बीच इजरायल ने फिलिस्तीन को खुली चेतावनी दी कि अगर उसके ऊपर एक भी रॉकेट दागा गया तो वो 50 मिसाइलों से जवाब देगा। पिछले हफ्ते दोनों देशों के बीच ऐसे हालात हो गए थे मानो उनमें जंग छिड़ी हो, जिसके बाद अमेरिका ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की थी। लेकिन अब इजरायल ने जो धमकी दी है उससे ये साफ हो गया कि वो अमेरिका की बात भी सुनने के मूड में नहीं है। इजरायल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमर बेन ग्विर ने फिलिस्तीन को मिटा देने वाले तेवर दिखाए। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ताल ठोक कर ये बता दिया कि इजरायल अब जरा भी झुकने को तैयार नहीं। इतमर बेन ग्विर के मुताबिक फिलिस्तीन की तरफ से दागा गया एक भी रॉकेट उसकी तबाही ला सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर इजरायल की सेना एक साथ 50 मिसाइलें फिलिस्तीन पर बरसा देगी। यानी इतमर बेन ग्विर ने पूरे फिलिस्तीन को ही मिटा देने की बात कह दी, क्योंकि पिछले हफ्ते गाजा पट्टी से इजरायल के ऊपर कई
बार रॉकेट दागे गए थे, जिसके बाद इजराइल ने उन रॉकेट को हवा में ही मार गिराने का दावा किया था। लेकिन इस हमले के बाद इजराइल गुस्से से भर गया और उसने गाजा पट्टी को मिसाइलों के वार से दहला दिया। इजराइल ने एक ही हफ्ते में 2 बार गाजा पट्टी पर हमले बोले और दावा किया कि उसके हमले में चरमपंथी संगठन हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। लेकिन इसके बाद हमास ने भी इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। दोनों के बीच बढ़ते तनाव के बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि हमास इजराइल पर जोरदार पलटवार करेगा। कहा जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमर बेन ग्विर ने पहले ही 50 मिसाइलों वाली धमकी दे दी। माना जा रहा है कि इसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन में तनाव और बढ़ सकता है। जबकि अमेरिका इस कोशिश में जुटा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच जंग का एक और मोर्चा खुलने से रोक लिया जाए। इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस महीने की शुरुआत में इजराइल का 2 दिन का दौरा किया था और वहां दोनों देशों के नेताओं से मिलकर उनसे शांति बनाए रखने की अपील की थी। लेकिन लगता नहीं है कि इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपने दोस्त अमेरिका की बात सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के एक और मंत्री ने एंटनी ब्लिंकन की मांग को सिरे से नकार दिया, जिसमें उन्होंने इजराइल से उसके कब्जे वाले वेस्ट बैंक के निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा था, ताकि दोनों देशों के बीच बातचीत का माहौल बनाया जा सके। लेकिन इजराइल ने उनकी मांग को सिरे से ठुकरा दिया। असल में अपने दौरे के वक्त एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल से एक और बात कही थी। इजराइल के मुताबिक वो वेस्ट बैंक में किए जा रहे निर्माण कार्य को किसी भी कीमत पर नहीं रोकेगा। इधर मुंबई में 22 लाख की लूट के केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक एक कंपनी के कर्मचारियों ने ही लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया और अपने ही मैनेजर को चाकू दिखाकर कैश लेकर फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर तीनों आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही उनके पास से 22 लाख कैश भी बरामद किया। बैग खींच के लेके गए थे और उसको चाकू भी दिखाया था। पुलिस ने तीनों कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच अदानी मामले पर जेपीसी बनाने की मांग कर रहे विपक्ष में फूट पड़ गई, क्योंकि कई विपक्षी पार्टियों ने अपनी मांग मनवाने के लिए कांग्रेस से अलग रास्ता अपनाया और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का बॉयकॉट कर दिया, जबकि कांग्रेस के सांसद सदन में बैठे रहे और चर्चा का हिस्सा बने, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि वो अदानी मामले पर जेपीसी बनाने की मांग चर्चा में शामिल होकर मनवाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी, बीआरएस और शिवसेना को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उनका कहना है कि सदन में चर्चा में शामिल होकर जेपीसी की मांग पूरी नहीं होगी। इन पार्टियों के रुख से साफ हो गया कि वो कांग्रेस से अपनी राह अलग करने के मूड में है। हमारे विपक्ष के और दूसरे दलों को, उनको साथियों को लगता है वो चर्चा में शामिल होकर जेपीसी ले लेंगे, ले ले सरकार से। यानी अदानी मामले पर विपक्ष जेपीसी बनाने की मांग तो कर रहा है, लेकिन उसका तरीका अलग है, क्योंकि हर पार्टी अपनी ढपली अपना राग अलाप रही है। मतलब यहाँ भी विपक्षी एकता नजर नहीं आई। इधर दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम के पटौदी इलाके में 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद से तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, क्योंकि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पत्थर बरसाने के साथ फायरिंग भी की और आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की और वहां गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। लड़के को गोली लगी है। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई, जो इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। इसी वजह से पुलिस को पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करना पड़ गया। उधर गुजरात के छोटा उदयपुर के रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ देखने से हड़कंप मच गया। तेंदुए की खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम पहुंच गई, जिसके बाद उसे जाल में फंसाने की कोशिश की गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वन विभाग की टीम पुलिस के जवानों के साथ जाल लेकर तेंदुए का पीछा करती दिखी। जैसे ही कुछ लोगों ने जाल फेंककर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की, तेंदुआ जान बचाकर भाग गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद किसी तरह जेलेंस्की की मदद कर रहा है और पुतिन के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ा है। ऐसे में चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने यह धमकी दे दी कि रूस का अगला टारगेट पोलैंड ही होगा। उन्होंने साफ कहा कि रूस के यूक्रेन से जंग जीतने के बाद पुतिन पोलैंड को निशाने पर ले सकते हैं, क्योंकि दुनिया के नक्शे पर यूक्रेन के बाद उसका पड़ोसी देश पोलैंड ही आता है। ऐसे में रमजान कादिरोव ने रूस को सलाह दी कि वो यूक्रेन से युद्ध जीतने के बाद पोलैंड पर हमला कर उसे भी अपने नक्शे में मिला ले। साथ ही कादिरोव ने इस बात को भी माना कि वो चाहते हैं कि पूरे यूरोप में लड़ाई छिड़े, जिसमें पोलैंड पर हमले का नंबर सबसे पहला हो। उधर रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच पोलैंड ने अपने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को राजधानी वॉर्सो में तैनात कर दिया। अब पोलैंड के सैनिक इससे दुश्मन के हमलों को नाकाम करने का अभ्यास करेंगे, ताकि अगर रूस उनके देश को निशाना बनाए तो वो भी उसे मुंह तोड़ जवाब दे सके। खबर है कि रूस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पोलैंड ने पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को राजधानी वॉर्सो में तैनात करने का फैसला किया। असल में जंग की शुरुआत से पोलैंड खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है। उसने हर तरह की संभव मदद यूक्रेन को भेजी है। दावा तो यहां तक है कि पोलैंड के रास्ते ही पश्चिमी देशों से भेजे गए हथियार यूक्रेन तक पहुंचते रहे हैं।
जिनके दम पर यूक्रेन की फौज रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब हुई है। और इसीलिए पुतिन कई बार पोलैंड को लगातार आंखें दिखाते आए हैं। हालांकि इसके बाद भी नेटो का सदस्य देश पोलैंड अब तक पुतिन के आगे नहीं झुका। लेकिन ऐसा नहीं है कि पोलैंड को रूस से खतरे का अंदाजा नहीं है। असल में पुतिन बेलारूस की जमीन को यूक्रेन पर हमले के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। ऐसे में पोलैंड को भी ये डर सता रहा है कि कहीं बेलारूस से रूसी फौज उस पर हमला न कर दे। इसीलिए उसने खुद को तैयार कर लिया। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम काफी ताकतवर माना जाता है। दुनिया के कई देश दुश्मन के हवाई हमलों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चाहे लड़ाकू विमान हो या फिर मिसाइल, ये उन्हें हवा में ही खत्म कर देता है। यही वजह है कि अब पोलैंड ने पिछले साल अमेरिका से मिले इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को राजधानी में तैनात कर दिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस से खतरे को देखते हुए अमेरिका पोलैंड को कई तरह के आधुनिक हथियारों से लैस कर सकता है। बताया जा रहा है कि इसी महीने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड का दौरा भी कर सकते हैं, ताकि वो पुतिन को ये दिखा सकें कि अमेरिका नेटो देशों के साथ खड़ा है। लेकिन पोलैंड के दौरे से रूस और अमेरिका के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका जल्द पोलैंड को कई तरह के आधुनिक हथियार देगा, जिनमें हाई मार्च यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, आर्मी टैक्टाइल मिसाइल सिस्टम और मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर शामिल है, जिनके मिलने के बाद पोलैंड की सेना और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। खबर है कि इसलिए पुतिन अभी से अमेरिका पर आग बबूला हो उठे, क्योंकि जिस तरह से अभी वो पोलैंड को आंखें दिखाते हैं तब शायद ही दिखा पाए। अमेरिका से मिलने वाले इन खतरनाक हथियारों से पोलैंड की सेना रूस का मुकाबला करने में सक्षम हो जाएगी, क्योंकि आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जीपीएस से लैस ऐसी मिसाइल है जो अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती है। इसकी मदद से करीब 300 किलोमीटर दूर के दुश्मन को भी ढेर किया जा सकता है। जबकि रूस और यूक्रेन जंग में हाई मार्स की ताकत तो दुनिया पहले ही देख चुकी है, यानी अमेरिका से हथियारों का यह सौदा हर हाल में पोलैंड के लिए बेहतर साबित होगा। इधर गुजरात के छोटा उदयपुर के रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। तेंदुए की खबर मिलने के बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद उसे जाल में फंसाने की कोशिश की गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वन विभाग की टीम पुलिस के जवानों के साथ जाल लेकर तेंदुए का पीछा करती दिखी। जैसे ही कुछ लोगों ने जाल फेंककर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की, तेंदुआ जान बचाकर भाग गया। हालांकि वन विभाग की टीम और पुलिस के जवानों ने हार नहीं मानी। उन लोगों ने पहले उस तेंदुए को चारों तरफ से घेर लिया और फिर जाल फेंककर उसे धर दबोचा। इसके बाद तो भीड़ ने तेंदुए को घेर लिया। तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 4 घंटे चला અને અલગ અલગ ટીમ બનાવી અને એને રેસ્ક્યુને પાર પાડવામાં આવે છે। बाद में वन विभाग की टीम तेंदुए को पिंजरे में बंद कर अपने साथ ले गई। उधर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के संसद में दिए विवादास्पद बयान पर घमासान छिड़ गया। संसद में चर्चा के दौरान महुआ ने अदानी का मुद्दा उठाया, लेकिन बोलते बोलते वो कुछ ऐसा बोल गए कि भाषा की मर्यादा टूट गई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपनी स्पीच खत्म होने के बाद बीजेपी सांसदों की तरफ देखकर अपशब्द का प्रयोग किया, जिस पर खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद उनसे माफी मांगने को कहा गया। आपको जरा कंट्रोल में रखना चाहिए। महुआ के बयान पर उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने भी नाराजगी जताई। इस बीच पाकिस्तान में बदहाली का ये आलम हो गया कि भूख से तड़प रहे लोग वहां किडनी बेचने के लिए मजबूर हो गए। अफगानिस्तान से जान बचाकर पाकिस्तान में बसे एक पत्रकार ने खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए अपनी किडनी तक बेच देने की बात कह दी, क्योंकि पाकिस्तान में आटा, दाल, गैस और तेल बाजारों से गायब हो चुका है। वहाँ थोड़ा बहुत अनाज और तेल अगर बचा भी है तो वो आम आदमी की पहुंच से दूर है, क्योंकि उसके आसमान छूती कीमतें चुका पाना लोगों के लिए आसान नहीं। उस पर पाकिस्तान के लिए कोढ़ में खाज का काम बेरोजगारी कर रही है, यानी पहले से ही तंगी से जूझ रहे लोगों को अब पेट भरने तक के पैसे नहीं मिल रहे हैं। और इसीलिए वहाँ समी जैश नाम के पत्रकार ने ट्विटर पर अपनी बात रखते हुए कहा कि वो अपनी किडनी बेचना चाहते हैं। समी जैश के मुताबिक पाकिस्तान की कंगाली के इस दौर में उनके घर में खाने पीने की चीजें तक नहीं बची, जबकि वो अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान इसलिए गए थे कि वहां उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा था। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि अफगानिस्तान में उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान में बसे इस पत्रकार ने दावा किया कि पाकिस्तान से अच्छा तो अफगानिस्तान ही था। उनके मुताबिक कम से कम अफगानिस्तान में भूखा तो नहीं मरना पड़ता। और समी जैश के इस ट्वीट ने पाकिस्तान की तंगहाली की सबसे दर्दनाक तस्वीर दुनिया के सामने रख दी। अगर किसी भी देश में पेट भरने के लिए किसी को किडनी बेचनी पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात वहाँ की सरकार के लिए हो नहीं सकती। लेकिन शहबाज शरीफ सरकार करे भी तो करे क्या? पाकिस्तान में एक के बाद एक चीजें गायब होती जा रही हैं। वहाँ के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म होने की तख्तियां लटका दी गई हैं। कई जगहों पर तो पेट्रोल ब्लैक में मिल रहा है, जहाँ 1 लीटर के लिए 400 पाकिस्तानी रुपए वसूले जा रहे हैं। इधर न्यूज 18 के हाथ पाकिस्तान के एक धर्मगुरु मौलाना नासिर मदनी का एक एक्सक्लूसिव वीडियो लगा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को कंगाली से उबरने के उपाय सुझाए। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान सरकार को चिटफंड कंपनी बनाने की सलाह दे दी। पाकिस्तान इस वक्त भयानक आर्थिक संकट में फंसा है।
और उसके पास सिर्फ 7 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। ऐसे में पाकिस्तान की नजरें IMF से मिलने वाले बेल आउट पैकेज पर टिकी है। लेकिन अब न्यूज 18 को पाकिस्तान के एक धर्मगुरु मौलाना नासिर मदनी का एक एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है, जिसमें वो शहबाज शरीफ सरकार को कंगाली से उबारने के लिए मुस्लिम देशों के साथ मिलकर चिटफंड कंपनी बनाने की सलाह दे रहे हैं। 1 अरब डॉलर की कमेटी पाओ, पहली कमेटी तुसी रख लो ते IMF नु टाटा कर दो। मौलाना नासिर मदनी ने यह भी दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री उनकी सलाह मानते हैं तो पाकिस्तान को कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही IMF जैसी संस्थाओं के आगे पाकिस्तान को झुकना होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को कंगाली से उबारने के लिए ऐसे अजीब फॉर्मूले दिए गए, क्योंकि मौलाना नासिर मदनी से पहले तहरीक लब्बैक के नेता हाफिज साद हुसैन रिजवी ने पाकिस्तान को एटम बम से दुनिया को डराने की नसीहत दी थी। उन्होंने कहा था कि दुनिया से भीख मांगने की बजाय शहबाज शरीफ सरकार को परमाणु बम हाथ में लेकर पैसे मांगने चाहिए। उस दौरान स्वीडन और दूसरे देशों में कुरान जलाए जाने की घटना का जिक्र करते हुए रिजवी पाकिस्तान सरकार पर भड़क गए थे और उन्होंने कुरान का अपमान करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान सरकार को उकसाने की कोशिश भी की थी। और अब कंगाल पाकिस्तान को उबारने के लिए मौलाना नासिर मदनी का चिटफंड कंपनी बनाने का फॉर्मूला तेजी से वायरल हो रहा है। उधर खबर है कि पाकिस्तान अगले कुछ घंटों में पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद IMF के अधिकारी कुछ घंटों बाद पाकिस्तान से रवाना होंगे और माना जा रहा है कि जाने से पहले IMF के अधिकारी पाकिस्तान को कोई अच्छी खबर नहीं सुनाने वाले। लगभग तय माना जा रहा है कि पाकिस्तान को IMF से भीख मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। IMF के अधिकारियों को पाकिस्तान में 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत चुका है और 9 फरवरी को IMF के अधिकारियों का पाकिस्तान में आखिरी दिन होगा। खबर है कि IMF के अधिकारी पाकिस्तान की सरकार को सख्त शर्तें पहले ही सुना चुके हैं, लेकिन उन शर्तों को सुनने के बाद पाकिस्तान की सरकार को जैसे सांप सूख गया। IMF के अधिकारियों ने बेल आउट पैकेज लौटाने की योजना से जुड़ा प्लान पाकिस्तान की सरकार से मांगा हुआ है, लेकिन अब तक पाकिस्तान के अधिकारी इस तरह का कोई प्लान बना ही नहीं पाए। यही वजह है कि IMF भी पूरी तरह मजबूर है। पाकिस्तान की ही सरकार के कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि बेल आउट पैकेज लौटाने का प्लान बनाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान को IMF की सारी शर्तें माननी पड़ेंगी, जबकि IMF की शर्तों को पाकिस्तान के ही सीनियर अफसर बेवकूफाना कह चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार को मोटे तौर पर 3 कदम उठाने को कहा गया है। पहला, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर सरकारी पैसे को सरकारी खजाने में रखना। दूसरा, जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाकर सरकार की कमाई को बढ़ाना। और तीसरा, सेना की ताकत बढ़ाने के नाम पर फिजूल खर्च बंद करना। तीनों ही काम करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की परेशानी यह है कि अगर उसने इन तीनों में कोई एक भी कदम उठा लिया तो सरकार का गिरना तय हो जाएगा, और अगर तीनों कदम उसने नहीं उठाए तो पूरा पाकिस्तान बिकने की नौबत आ जाएगी। इसीलिए पाकिस्तान पूरी तरह लाचार है। खबर है कि पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार अब 300 करोड़ डॉलर से भी नीचे आ चुका है। पेट्रोल और डीजल के बड़े बड़े कंटेनर कराची के पोर्ट पर अटके हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास उन्हें देने के लिए डॉलर नहीं है। इसीलिए पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। अनाज और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं और फल बाजारों से गायब हो चुके हैं। लेकिन अब पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसके पास केवल कुछ घंटे बचे हैं। शहबाज सरकार को चुनना है कि उन्हें सरकार बचानी है या पाकिस्तान बचाना है। जो फैसला वो पिछले 15 दिन में नहीं कर पाए, वो अगर अब नहीं किया तो पाकिस्तान का बिकना तय हो जाएगा। इस बीच पाई को मोहताज हो चुका पाकिस्तान अब अपने दोस्त चीन को ही एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक चीन से एक रेलवे प्रोजेक्ट की लागत को 40% तक कम करने की मांग करने जा रहे हैं, जिसका मतलब यह कि पाकिस्तान अब उस रेलवे प्रोजेक्ट में उतने पैसे नहीं लगा सकता जितना उसका चीन से करार था। इसीलिए वो चीन से ये गुहार लगाने जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की लागत कम की जाए। नवंबर 2022 में चीन और पाकिस्तान कराची से पेशावर तक 1800 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को अपग्रेड करने पर सहमत हुए थे। दोनों देशों के बीच ये समझौता भी चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के तहत हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान इसका खर्च नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि उसका खजाना पूरी तरह खाली हो गया और वो अब चीन से कर्ज भी नहीं लेना चाहता, क्योंकि पहले ही चीन ने इस परियोजना के नाम पर भारी भरकम कर्ज देकर पाकिस्तान को फंसा रखा है, जिसे चुका पाने के बारे में पाकिस्तान इन दिनों सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो अपने लोगों के लिए रोटी का इंतजाम करने तक के पैसे नहीं बचे। जबकि चीन का पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्ज है कि पूरे पाकिस्तान के बिकने की नौबत आ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को 3000 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया है। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में कुल 8 लाख करोड़ की होती है, जिसे चुकाने के बारे में इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ सपना ही देख सकता है। खुद वहां के रेल मंत्री इसे ऐसा कर्ज मानते हैं जिसे भर पाना पाकिस्तान के बूते की बात नहीं है। इसीलिए वो अब रेलवे प्रोजेक्ट की लागत कम करने की बात कर रहे हैं।
ताकि उसे पूरा करने के लिए चीन से और पैसे न लेने पड़े। उधर खबर है कि विनाशकारी भूकंप से हुई भारी तबाही से निपटने में जुटे तुर्की ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने यहां का दौरा करने से मना कर दिया। भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो तुर्की जाने वाले थे, लेकिन तुर्की की सरकार ने राहत और बचाव के काम में व्यस्त होने का हवाला देकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का दौरा रद्द कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी। जबकि इससे पहले पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने बताया था कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 8 फरवरी को तुर्की का दौरा करेंगे। उनके दौरे की वजह से 9 फरवरी को पाकिस्तान में होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग भी रद्द कर दी गई थी, लेकिन तुर्की ने शहबाज शरीफ की यात्रा रद्द कर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, जिससे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार की किरकिरी हो गई। तुर्की के मना करने के बाद पाकिस्तान ये कहता फिर रहा है कि उसने तुर्की की मदद के लिए दवाओं की एक बड़ी खेप भेजी है, जबकि खुद पाकिस्तान में दवाओं के लिए हाहाकार मचा है। एक रोज पहले ही वहां की दवा कंपनियों ने दाम बढ़ाने के मुद्दे पर शहबाज शरीफ सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर दाम नहीं बढ़े तो 7 दिनों बाद कंपनियों पर ताले लटक जाएंगे। पाकिस्तान के मीडिया का ये कहना है कि शहबाज शरीफ तुर्की से मदद मांगने के लिए जा रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर तुर्की ने उनका दौरा रद्द कर पाकिस्तान को झटका दे दिया और अब पाकिस्तान तुर्की की मदद करने के बहाने अपनी बेइज्जती को छिपाने की कोशिश में जुटा है। इस बीच कंगाल पाकिस्तान में नेता भारत के कसीदे पढ़ते थक नहीं रहे। इस बार इमरान खान ने भारत और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ की, लेकिन इमरान के बयान से यह भी साफ हो गया कि पाकिस्तान को अब बिकने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया कि पाकिस्तान टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। रोजाना भारत भारत का नाम जप रहा पाकिस्तान अब भी सुधरा नहीं है। जब पाकिस्तान का वजूद ही खतरे में है, उस वक्त भी इमरान खान को कश्मीर की याद आ गई। इमरान खान से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर सवाल पूछा गया था, लेकिन उन्होंने उल्टा भारत के सामने ही बातचीत की शर्त रख दी। शर्त भी ऐसी जिसे माना जाना मुमकिन ही नहीं है। इमरान खान ने कह दिया कि भारत से बातचीत तभी हो सकती है जब कश्मीर में धारा 370 की वापसी हो जाए। मतलब यह कि पाकिस्तान के सामने बिकने का खतरा है, लेकिन उसकी जान अब भी कश्मीर में अटकी है। लेकिन इमरान खान यहां भी भारत की तारीफ करना नहीं भूले। उन्होंने पूरे पाकिस्तान के सामने भारत के प्रधानमंत्री की मिसाल पेश कर दी और उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। इमरान खान ने पाकिस्तान को बताया कि भारत में कानून का राज है, इसीलिए वहां तरक्की हो रही है। इमरान खान भी मानते हैं कि भारत में सरकारें लोगों की भलाई के लिए काम करती हैं, इसीलिए भारत का पूरी दुनिया में दबदबा है। इमरान खान के ये बोल तब सामने आए जब पाकिस्तान में उन पर बड़ा संकट है। पाकिस्तान की सरकार भी इमरान खान को ही मौजूदा संकट का गुनहगार मानती है। माना तो यहां तक जा रहा है कि किसी भी पल इमरान खान को गिरफ्तार तक किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने अपनी ही सरकार और आर्मी पर कई गंभीर आरोप भी लगा दिए। इधर दिल्ली में प्रदर्शन कर रही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई का विरोध कर रही थी, लेकिन इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। महबूबा मुफ्ती अपने समर्थकों के साथ संसद भवन जाने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले उन्होंने अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ जम्मू में भी प्रदर्शन किया था। उधर तुर्की में आया खतरनाक भूकंप भारत के लिए भी बड़ी खतरे की घंटी माना जा रहा है। भारत की 59% जमीन ऐसी है जिस पर भूकंप का बड़ा खतरा है। मतलब यह कि पृथ्वी के अंदर हो रही हलचल भारत के लिए भी बड़े खतरे की वजह बन सकती है। खतरे की आशंका के आधार पर भारत को 5 जोन में बांटा गया है। सीज्मिक जोन 5 में भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा होता है और सीज्मिक जोन 1 पर सबसे कम। सीज्मिक जोन 5 में देश की 11% जमीन है, सीज्मिक जोन 4 में 18% और सीज्मिक जोन 3 में 30% धरती को रखा गया है। यानी कुल 59% धरती ऐसी है जहां भूकंप आने का खतरा है, जिनमें देश के 13 राज्य आते हैं। इसमें हिमालय की बेल्ट और उत्तरी भारत के कई राज्य सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी सीज्मिक जोन 4 में आती है। मतलब यह कि अगर भारत में धरती की गहराई में प्लेटें हिली तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। इधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से पुलिस से प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की मदद करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से लाखों रुपए भी बरामद किए और उन तीनों के पास पुलिस को भड़काऊ सामग्री भी मिली। बताया गया कि आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उन्हें पैसा जुटाने का निर्देश पाकिस्तान में बैठे उनके सरगना ने दिया था, जिससे श्रीनगर में वो अपने कैडर को मजबूत कर सके और जम्मू कश्मीर में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सके। इस बीच खबर है कि सुखोई 75 क्लासमेट फाइटर प्लेन प्रोजेक्ट पर भारत के लिए रूस चीन को झटका दे सकता है। माना जा रहा है कि बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी के बीच होने वाले एरो इंडिया 2023 एयर शो में रूस अपने इस प्रोजेक्ट पर भारत से चर्चा कर सकता है और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर बात कर सकता है। खबर है कि रूस का प्लान है कि वो 5वीं पीढ़ी के सुखोई 75 क्लासमेट फाइटर जेट को भारत के साथ मिलकर बनाए।
और माना जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो सुखोई 75 क्लासमेट लड़ाकू विमानों का पहला बैच 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन इससे चीन को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि वो ये मानकर बैठा है कि ये प्रोजेक्ट उसके हाथ लगेगा। इससे पहले रूस ने दुबई एयर शो 2021 में इसके मॉडल को दुनिया के सामने पेश कर सबको चौंका दिया था, क्योंकि ये फाइटर जेट स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा और इसमें अलग से एक जगह भी बनाई जाएगी जिसमें हवा से हवा में मार करने वाले और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियारों को रखा जा सकेगा। इधर चंडीगढ़ में कुछ प्रदर्शनकारी जेल में बंद सिख बंदियों की रिहाई की मांग करते हुए पुलिस वालों से उलझ गए। कौमी इंसाफ मोर्चा नाम के संगठन से जुड़े ये लोग पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बीच में ही रोक दिया, जिसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के जवानों पर हल्ला बोल दिया। वहां से आए वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी तो तलवारों से पुलिस वालों पर हमला करते दिखे, वहीं कुछ ने जबरदस्त पथराव कर पुलिस वालों को पीछे धकेलने की कोशिश की। हंगामा कर रहे लोगों को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और लाठीचार्ज का सहारा लिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने न सिर्फ पुलिस वालों से मारपीट की बल्कि पुलिस की गाड़ियों में भी जोरदार तोड़फोड़ की। इस बीच जनवरी में रूस की कमाई से जुड़े हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए। आंकड़ों से पता चला कि जंग ने रूस की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया है। रूस की हालत इतनी खराब है कि वो अपना विदेशी मुद्रा भंडार खाली करने पर मजबूर है ताकि बजट के घाटे की भरपाई की जा सके। रूस को इस जंग में इतना नुकसान पहले कभी नहीं हुआ था जितना जनवरी में हुआ। खासतौर पर रूस को झटका लगा कच्चे तेल और नेचुरल गैस से होने वाली कमाई में। असल में जनवरी का महीना शुरू होते ही यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के कुछ कड़े प्रतिबंध रूस पर लागू हो गए थे। इनमें सबसे अहम था $60 प्रति बैरल की प्राइस कैपिंग वाला नियम। इस नियम की वजह से रूस की कच्चे तेल से होने वाली कमाई को तगड़ा नुकसान हो गया और उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ जितना पहले कभी नहीं हुआ था, जिसका सीधा असर यूक्रेन में चल रही जंग पर भी पड़ सकता है, क्योंकि करीब 2 हफ्ते बाद यूक्रेन में चल रही जंग को पूरा 1 साल बीत जाएगा और इस 1 साल में जंग ने रूस की कमर बुरी तरह तोड़ दी है। खबर है कि रूस की सरकार का खर्च जंग की वजह से 60% बढ़ गया। ऊपर से गैस और तेल से होने वाली कमाई जनवरी में 50% कम हो गई, यानी आधी हो गई। मतलब आमदनी हो गई 98 और खर्चा पहुंच गया ₹1.5 के पार। पश्चिमी मीडिया में छपी कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि रूस अपना विदेशी मुद्रा भंडार खाली करने पर मजबूर है। वो तेजी से डॉलर का भंडार बाजार में गुपचुप तरीके से बेच रहा है ताकि खर्चों की भरपाई की जा सके। लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार खाली करके भी ज्यादा लंबी जंग लड़ना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए खबर है कि पुतिन की सरकार अपने खर्च कम करने पर काम कर रही है। दूसरी तरफ जंग का रुख भी बदल सकता है। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने पेपर लीक करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक प्रिंटर और कई मोबाइल फोन बरामद किए और ग्वालियर से नर्सिंग एग्जाम के पेपर लीक कराने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपियों ने परीक्षा देने आए उम्मीदवारों से 2 से 3 लाख रुपए में सौदा तय किया था। इसमें अभी 4 राज्यों के आरोपी शामिल हैं। पेपर लीक कराने वाले इस गिरोह का मास्टरमाइंड उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला बताया गया, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी है। उधर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। एक दिन पहले सदन में राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा लिया था और अदानी समेत कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार से कई सवाल पूछे थे, जिनका प्रधानमंत्री ने जोरदार अंदाज में जवाब दिया और विपक्ष को सच का आईना दिखा दिया। उन्होंने राहुल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में कांग्रेस को परिवारवाद पर घेर लिया। हार्वर्ड में एक बहुत बढ़िया स्टडी हुई है और ये स्टडी हो चुकी है। स्टडी है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ इंडियाज कांग्रेस पार्टी। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पर कहा कि वो मुसीबत के समय जनता के काम आए, इसलिए वो उनके साथ है, विपक्ष के नहीं। आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और विपक्ष को अपने ही अंदाज में जवाब भी दिया, यानी एक तीर से 2 निशाने साधे, क्योंकि अदानी के मुद्दे पर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। इस बीच दिल्ली के आबकारी घोटाला केस में अकाली दल के पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे गौतम मल्होत्रा को कोर्ट ने ईडी की हिरासत में भेज दिया, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। गौतम मल्होत्रा शराब बनाने वाली एक बड़ी कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिनको कोर्ट ने 15 फरवरी तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है। उधर जंग के बीच यूक्रेन ने रूस की सेना को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंचाने का दावा किया, जिसमें उसने एक दिन में ही रूसी सेना के 1000 से ज्यादा सैनिकों को ढेर करने की बात कही और दावा है कि इसके बाद जंग में मरने वाले रूसी सैनिकों का आंकड़ा
1,33,000 के पार पहुंच गया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके सैनिकों ने पिछले 2 दिनों में अब तक के सबसे घातक हमले किए, जिनके जरिए अलग अलग इलाकों में रूस के करीब 2,000 सैनिकों को ढेर कर दिया गया। इससे पहले रूस ने पिछले महीने यानी अकेले जनवरी में यूक्रेन की सेना के 6,500 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराने का दावा किया था। इधर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ब्रिटिश पेट्रोलियम के जॉइंट वेंचर जीओबीपी ने E20 पेट्रोल बाजार में लॉन्च कर दिया। E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स्ड होता है और जीओबीपी 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल को बाजार में उतारने वाली पहली कंपनी बन गई। आमतौर पर पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिक्स किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार की पहल पर पहली बार पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करके उसे बाजार में उतारा गया। बताया गया कि इससे प्रदूषण भी कम होगा और कच्चे तेल पर निर्भरता भी घटेगी। पंख कतर कर जादूगर जब चिड़िया को तड़पाता है। पंख कतर कर जादूगर जब चिड़िया को तड़पाता है, 7 समंदर पार का सपना सपना ही रह जाता है। 100 बात की एक बात कही द्विज ने, जयद्रथ हो या दुर्योधन हो, सबसे उसका नाता है। अब अपना गांडीव उठाते अर्जुन भी घबराता है। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।